हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सियोल एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते ही है कि अपना जो विषय है वो पॉलिटी चल रहा है और उस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने अगर मोटे मोटे रूप में देखा जाए तो हमने अपना जो रथ है वो लगभग मध्य पड़ाव की तरफ मोड़ दिया है और हमने इसका जो शुरुआती दौर है वो पढ़ लिया है। हमने कल पढ़ी थी भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ जो कि 12 थी, उनको हमने सविस्तार चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। क्या पढ़ेंगे? संविधान के भाग। संविधान के कुल कितने भाग हैं? सबसे पहला प्रश्न तो आपके सामने यही खड़ा हो गया। संविधान के भाग हैं, कितने भाग हैं संविधान के? संविधान के भाग हैं 25। वर्तमान में संविधान के 25 भाग हैं जिनको उपभागों में बांटा गया है और बाकी भाग है आपके 22। कितने भाग है? 22। और इन्हें उपभागों में बांटा जाए तो भाग हो जाते हैं। वर्तमान में ये 25 और प्रारंभ में थे 22। कितने थे? 22। तो अब हम सबसे पहले जो है संविधान का जो प्रथम भाग है वो प्रथम भाग यह कहता है कि राज्य एवं उसका क्षेत्र। क्या है? राज्य एवं उसका क्षेत्र। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारत का जो संविधान है, जो अनुच्छेद नंबर 1 है, वो यहीं से शुरू होता है। अनुच्छेद, इस तरफ लिखूंगा मैं अनुच्छेद, ठीक है, इस तरफ लिखूंगा मैं भाग। अनुच्छेद 1 से 4 तक। कहाँ तक? 1 से 4 तक। उसके बाद है दूसरा भाग। जो पहला भाग है इसमें है राज्य का क्षेत्र है, राज्य की जो सीमाएं है, जो नाम में परिवर्तन है, जो साधारण जो संशोधन किया जाता है वो इसमें उल्लेखित है। उसके बाद अपना दूसरा भाग आता है नागरिकता। नागरिकता भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11। उसके बाद अपना तीसरा भाग आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बता सकते हैं कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? यदि आप बता सकते हैं तो कृपया बताएं। मौलिक जो अधिकार है वो है अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक। उसके बाद है भाग 4। भाग 4 में है आपके नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी कहा जाता है जिन्हें, नीति निर्देशक तत्व। यह है आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद आता है भाग 4A। कौन सा भाग आता है? भाग 4A। और भाग 4A में है आपके मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। वो है अनुच्छेद 51A में। उसके बाद आता है आपके भाग 5। अब 5 ये तो हो गए आपके मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। अब भाग 5 शुरू होता है। भाग 5 शुरू होता है आपके संघ से संबंधित जितनी भी, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उप प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, उन सब का उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद भाग 5 में, अर्थात संघ सरकार। संघ सरकार का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक। उसके बाद आते हैं आपके जो छठा जो भाग आता है वो आता है आपके जिसमें आती है आपके राज्य सरकारें। राज्य सरकारें। राज्य जो सरकार है वो आपके अनुच्छेद 152 से शुरू होती है। जैसे यहाँ से 52 से शुरू हो रहा है तो फिर अगर राष्ट्रपति 52 से शुरू हो रहा है तो राज्यपाल भी 52 से शुरू होगा। इसमें होगी आपके राज्य की सरकारें, विधानसभा है, विधान परिषद है, उसके बाद जो मंत्री है, जो मंत्रिमंडल है, जो मुख्यमंत्री है, उनको शपथ दिलाना करने का प्रावधान है वो इसमें है। तो ये है उल्लेख अनुच्छेद 237 तक। अनुच्छेद 237 तक। उसके बाद आता है भाग 7। भाग 7 जो है वो खाली है। खाली अर्थात भाग 7 जिसमें अनुच्छेद है 238 जो निरसन है। निरसन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस भाग में वर्तमान में कुछ भी नहीं है। ये भाग पूरा का पूरा
खाली है। जैसे मौलिक अधिकार है तो उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं आपके, अनुच्छेद 12 से 35 तक, मतलब हर अनुच्छेद में कुछ न कुछ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 238 निरसन, भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है 238 निरसन। निरसन का अर्थ होता है कि इसमें वर्तमान समय में कुछ भी नहीं है। अगर संसद चाहे तो इसमें संशोधन करके कुछ भी ऐड कर सकती है। ये हो गया आपके 7 भाग। 7 के बाद आता है आपके भाग आता है 8, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से विशेष बात यह है कि जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश है? 8। नंबर 1 पर आपके सबसे जो छोटा है वो दमन एवं दीव एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली एवं दादर व नागर हवेली, जिसकी राजधानी आपके दमन। ये पहले 2 अलग अलग थे, अब एक कर दिया है। फिर दूसरा आपके आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी आपकी कवरावती। उसके बाद तीसरा आता है आपके अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है आपके पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। ये वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। 3। उसके बाद चौथा आता है आपके पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। उसके बाद आपके आता है 5वां आता है दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। फिर आता है 6ठा आता है आपके चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। फिर आता है आपके 7वां आता है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और 8वां आता है आपके लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी तो हो गई आपके श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी होगी आपके लेह। कौन सी राजधानी होगी? लेह, जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान माना जाता है, जिसे कहा जाता है लेह। ये हो गया आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इन 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 239 से लगाकर 242 तक। कहाँ तक है? 239 से 242 तक, 239 से 242 तक, 239 से लगाकर 242 तक। इसके बाद ये तो हो गया अपने 8 के अंदर जो है भाग। आठ भाग के बाद आपका अगला भाग शुरू होता है भाग 9। कौन सा भाग? भाग 9। अब भाग 9 आता है। भाग 9 विशेष है। भाग 9 विशेष इसीलिए है क्योंकि भाग 9 को जो 11वीं अनुसूची में जो प्रावधान है वही प्रावधान आपके भाग 9 में भी हैं। अब अगर आप इतना लॉजिक लगा सकते हो कि भाई अनुसूची 11वीं में क्या है, जो मैंने कल बताया था, अगर आप ये अनुमान लगा सकते हो, ये लॉजिक लगा सकते हो, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि भाग जो 9 है उसमें क्या है। भाग 9 में क्या है? क्या है भाग 9 में? क्या है 9 में? तो आता है भाग 9। भाग 9 में है आपके पंचायती राज, पंचायती राज या पंचायतें, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 में। कहाँ पर है? 243 में। 243 में है, 243 से लगाकर 242 तक तो अपने हो गए थे। 243 से है 243 ओ तक। कहाँ तक? 243 से लगाकर 243 ओ तक। उसके बाद आता है अनुच्छेद 9A। कौन सा अनुच्छेद आता है? सॉरी, भाग आता है, भाग आता है 9A। और 9A में है नगरीय निकाय। कौन से निकाय? नगरीय निकाय। अब आप सोच रहे हो कि भाई 243 ओ आ गया तो फिर इसका भी उल्लेख 200। एक आपको विशेष बात बताऊं कि जो भाग है ना दिया गया है, जैसे 9 भाग दिया गया है और 9 का उल्लेख है 243 में, तो अगला जो अगर भाग 9A बना है, जो भाग 9A बना है किससे अलग होकर बना है? 9 से, भाग 9 से अलग होकर बना है। तो भाग 9 से अलग होकर बना है और भाग 9 में अनुच्छेद 243, तो विशेष रूप से ये अनिवार्य रूप से यही होगा कि वो जो अनुच्छेद है वो 243 ही चलेगा। कारण ये है कि 9 से अलग हुआ है, 9 का जो अलग बना है, रूप बना है, वो 9A बना है।
और 9 है अनुच्छेद 243 में उल्लेखित। अब 243 के ही जो रूप को है वो आगे बढ़ाया जाएगा। 9 का 9 ये बना है तो 243 का भी आगे बढ़ेगा। जैसे हमने छोड़ा 243 ओ पर, तो ये बनेगा 243 पी से 243 जेड जी तक। जैसे ये कैसे बना, तो ये बना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड फिर बना जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी जेड ई जेड एफ जेड जी, ये आ गया आपके जेड जी, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, फिर आगे अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है कंटिन्यू, अगर भविष्य में इसको आगे बढ़ाया जाता है तो ये बनेगा जेड जेड, जैसे जेड जेड आ जाएगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगी जेड जेड ए, फिर ऐसे ऐसे आगे चलेगा, फिर आ जाएगा जेड जेड जेड, इस प्रकार आगे चलेगा। ठीक है, पहले बनेगी ए बी सी डी होगी जेड तक। अब अपने अल्फ़ाबेट हो चुके हैं ख़त्म, तो शुरू होगा जेड ए से। जेड ए से शुरू हुआ और चले जेड जी तक, तो अपने जो है पंचायती राज सॉरी नगरीय निकाय वो हो गया ख़त्म। अब आगे बढ़ेंगे तो जेड एच से शुरू होगा। अगर उपभाग बनता है, अगर 9A है, 9A का अगर वापस एक और भाग जुड़ता है जैसे 9B, अगर 9B अगर जुड़ेगा तो वो जुड़ेगा 243 जेड के आगे से। 243 जेड के आगे से कहाँ से जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा 243 से, 243 जेड एच से। कहाँ से शुरू होगा, 243 से जेड एच से। जेड एच से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जेड जी यहाँ खत्म हो गया, जेड जी के खत्म होते ही जेड एच शुरू हो जाएगा। हालांकि इनको का ख गड़ उस रूप में भी लिखा जाता है, लेकिन वो अगर देखा जाए तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, छ उस लाइन में विशेषकर ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तो इसमें है आपके सहकारिता। सहकारिता कैसे, सहकारिता विशेष रूप से किसे कहा जाता है, सहकारिता वो संस्था होती है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक यानी कि सरकार और जो निजी व्यक्ति होते हैं वो दोनों सामूहिक रूप से इसमें कार्य करते हैं। सहकार भवन आपने देखा होगा, सहकार भवन रहा जो जोधपुर रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट बाहर निकलते ही थोड़ा सा आगे चलते ही लेफ्ट हैंड साइड है सहकार भवन बना हुआ है। वहाँ पर जो भी सामान जो मिलते हैं वो एक रीजनेबल रेट में मिलते हैं सहकार भवन में। उसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 243 जेड एच से शुरू होता है। 243 जेड एच से लगाकर 243 जेड टी तक, ये हो गया आपके सहकारिता से संबंधित। उसके बाद आता है आपके जो भाग है 10, वो है आपके अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि जो अनुसूचित एवं जो जनजातीय क्षेत्र है उनका उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आपका उत्तर आना चाहिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में मैंने अंतर बताया था कि जो त्रिपुरा, असम, मेघालय और जो मणिपुर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए जो विशेष प्रावधान है वो अनुसूची 6 में है, और केवल अनुसूचित एवं जनजातीय जो क्षेत्र के प्रावधान है वो आपके अनुसूची 5 में है। अब अपना भाग आ रहा है 243 से जो भाग 10 आ रहा है जिसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है, और उसके लिए अनुच्छेद है 244 और 244 ए। कौन सा है, 244 और 244 है ए। उसके बाद आते हैं आपके भाग 11 में, इसमें आते हैं आपके केंद्र व राज्य के संबंध। किसके संबंध आते हैं, केंद्र व राज्य के संबंध। केंद्र एवं राज्य के संबंध, इसी लाइन को मैं वापस रिपीट करूंगा और वो होगा अनुच्छेद 12, केंद्र एवं राज्य के संबंध। ठीक है, मैंने दोनों लाइनों को रिपीट किया इसका मतलब कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। तो पहले में संबंध होगा आपके विधायी। कैसे संबंध है, विधायी संबंध है। विधायी जो विधान जो है विधायी का उसके संबंध है, और जो आपके 12वां जो भाग है उसमें है आपके संबंध है वो है आपके वित्तीय, पैसों से संबंध। वो है आपके अनुच्छेद जो दिए गए हैं 245 से शुरू होते हैं। इसमें दिया गया पहले में तो है केंद्र एवं राज्य के विधायी संबंध, मतलब केंद्र की जो विधायिका है और राज्य की जो विधायिका है उनके बीच जो क्या संबंध है उसका उल्लेख दिया गया है। और उसके बाद दिया गया है केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध, इनका उल्लेख किया गया आपके 245 से लगाकर 263 तक। उसके बाद है आपके वित्तीय संबंध, वो है आपके अनुच्छेद 264 से लगाकर 300 ए तक।
अगर मैं ये वीडियो आपको रोक के बताऊं कि भाई जो आगे चल रहा है उसको रोक के बताया जाए तो इसमें अनुच्छेद 300A। अब आप ये मुझे बताओ कि 300A किसके लिए जोड़ा गया है? 300A उसके लिए जोड़ा गया है, इसको एक कानूनी प्रावधान किया गया है। आप ये देखो, आइडिया लगाओ, यहाँ से वित्त से संबंधित, ये वित्त है, और वित्त का अर्थ होता है संपत्ति से, और जो संपत्ति का अधिकार जो था, जो मौलिक अधिकार है था, वो अनुच्छेद 31 में था, और उस था को है में बनाया गया है, अर्थात अनुच्छेद 301 के तहत उसे एक जो विधेयक जो है, जो वैधानिक जो दर्जा दिया गया है, जो पहले अधिकार था उसको वैधानिक दर्जा दिया गया है, वो है अनुच्छेद आपके 300A में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अपना 13वां अनुच्छेद आता है, और 13वां अनुच्छेद आता है आपके 301 से लगाकर 307 तक। और ये जो भाग आता है, 13वां भाग आता है, 13वें भाग में आपके जो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य एवं समागम, आप ये बताइए कि मैंने आपको अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख कहाँ किया था? इसको आप वापस जोड़िए, आप इसको लिंक कीजिए कि हमने इसको पहले पढ़ा है। और अगर मैं आपको देखो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करो तो ये अपना 13वां जो भाग होगा उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। देखो, पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप ऑफ स्टडी, ठीक है। इसके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। पहला तो है आपके रट्टा मारना, दूसरा है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और तीसरा है आपके एनी टाइम स्टडी, ये है रट्टा मारना। रट्टा मारते रहो, कुछ नहीं है, आगे जो पढ़ोगे वो थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे। रट्टा मारने का जो तरीका है वो सबको आता है। उसके बाद है कंसेप्ट क्लियर करना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, अगर आपको पता चल गया कि भाई इसमें अनुच्छेद अगर 5 से 11 है तो उसमें नागरिकता ही है, और चलते फिरते किसी से बता दिया कि भाई नागरिकता को लेकर इसमें तो अनुच्छेद 5 से 11। एक आपको विशेष बात बताऊं, अगर आपको लगता है ना कि भाई मुझे ये समझ आ गया है, तो आप है ना घर में जो भी है ना उसको पकड़ो, इधर अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 11 तक जो दूसरा जो है भाग है। किसी ने आवाज़ लगाई, क्या कर रहा है? भाग 1 पढ़ रहा हूँ। क्या करेगा भाग 1 पढ़कर? संगम राज्य क्षेत्र। किसी ने किराया मांगा, आगे किराया दे, नागरिकता। क्या है ये नागरिकता? तो भाग दो मतलब हो गया आपके अनुच्छेद 5 से 11। चल नीचे उतर, ठीक है। फिर अगली बस है, अगली बस वाले ने पूछा कि कहाँ जाना है, तो भाग 3 में जाना है। भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उसने कहा ला जल्दी किराया ला, मेरा दिमाग मत खर्च कर, तो ये पकड़ तेरा किराया, ये ले 35 रुपये, और इसी के साथ अपना मौलिक अधिकार होता है कंप्लीट। अगर कोई घर में बैठा है तो उसको पकड़ो, इधर यहाँ बैठ, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। क्या सुनूँ? तो ये सुन के अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्या है 36 से अनुच्छेद 51? ये क्या है? ये है नीति निर्देशक तत्व है। तो मेरा क्या लेना देना है? क्यों? क्योंकि इसमें भाग 4A आ गया है। भाग 4A क्या है? तो मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार से अगर आप पढ़ रहे हो, अगर पढ़ते हो, तो मुझे लगता है कि आप एक पागल की श्रेणी में आ जाओगे। लेकिन जो आपका जो माइंड का जो लेवल होगा ना, वो एक इस स्तर पे चला जाएगा कि आपको जो है वो सारा याद हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया आपके कंसेप्ट क्लियर से संबंधित। और तीसरा है आपके, वो है एनी टाइम स्टडी। इस स्टडी को कहा जाता है ईट स्टडी, ड्रिंक स्टडी, स्लीप स्टडी, रनिंग स्टडी और वॉक स्टडी। ये स्टडी कैसी होती है? आप खाना खा रहे हो, ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हो और आपके माइंड में चल रहा है कि उस क्लास में क्या बताया था, कि ये बताया था। आप ड्रिंक कर रहे हो, आप पी रहे हो यहाँ पीना मतलब वो नहीं है, ठीक है। ड्रिंक करना यानी पीना एक क्रिया होती है, और पीने में कुछ भी तरल पदार्थ पिया जा सकता है।
अगर आप पानी पी रहे हो और आप जैसे आपने पानी की बोतल उठाई उठाई और देखा कि ये पानी तो एकदम साफ़ है, कैसा साफ़ है, तो एकदम ऐसा साफ़ है जैसे कि कोई नीति निर्देशक तत्व हो, आपने उसको पी लिया। स्लीप स्टडी, आप सो रहे हो, ठीक है, आप जैसे ही बिस्तर पे जाते हो ना, सबसे पहले तो आपको अपने गैजेट साइड में रख देना है, जितने भी आपके डिजिटल है, चाहे आपकी डिजिटल वॉच है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपके पास टीवी का रिमोट है, उसको आप गैजेट को आप दूर रख दो खुद से और आप सो जाओ। सोते टाइम हालांकि विशेष रूप से पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाती है, कईयों को मेरी तरह नहीं आती है। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है या आप सो रहे हो, तो सोने से लगभग 10 मिनट पहले आपने आंखें बंद कर दी, हाथ फोल्ड कर लिए, आराम से रिलैक्स हो गए। उसके बाद आपके माइंड में चलना चाहिए कि आज दिन भर में क्या क्या पढ़ा, कि भाई दिन में ये पढ़ा। अगर जैसे मान लो ज्योग्राफी में आपने भौतिक प्रदेश पढ़े, हिस्ट्री में आपने जो है मुगल एरा पढ़ा है, या आपने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा है, या आपने राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ा, तो आप उसको मनन करो कि भाई मैंने दिन भर में क्या पढ़ा है, और जो मैंने दिन भर में पढ़ा है उससे मैंने सीखा क्या है, उसको आप मनन करो। ये हो गया आपकी स्लीप स्टडी। एक होती है आपकी रनिंग स्टडी, आप दौड़ रहे हो, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं या जो सुबह वार्म अप के लिए जाते हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपके रनिंग करते हुए आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि ये कदम नागरिकता के नाम, ये कदम मौलिक अधिकार के नाम, ये कदम मौलिक कर्तव्य के नाम, ये कदम इसके नाम, ये कदम इसके नाम। उससे भी आप पढ़ाई से जुड़े रहते हो। आप चल रहे हो, आप चलते चलते मोबाइल मत कुचरो, बताऊँ गोचो ठोक तो रही हूँ, मोबाइल मत कुचरो। आप चल रहे हो, आप चलते चलते आप जिस पोजीशन में आप चल रहे हो उस पोजीशन में चलो, और चलते चलते आप अपना गैजेट अंदर डाल लो जेब वगैरह में, और उसके बाद आप चलो और चलते चलते सोचो कि मैंने क्या पढ़ा है। जो स्मार्ट स्टडी होती है ना, वो इसी प्रकार से होती है। एनी टाइम स्टडी से आप चाहे कहीं भी बैठे हो, ठीक है, आप इस स्टडी के दौरान यदि आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो ये 3 घंटे आपके लगभग 8 घंटे के बराबर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा मनन किया है, और जो जितना ज़्यादा मनन करता है ना, वो उतना ही ब्रिलियंट बनता है और उसको उतना ही ज़्यादा याद रहता है। ये थे आपके स्टडी के प्रकार। जो पढ़ने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आते हैं आपने भाग 13 पर। भाग ये 13 है या मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, ऐसे याद करो इसको तो भी याद हो जाएगा। भाग 13 में अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अगर आपको याद हो तो ये मैंने शब्द जो है अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, पहले ही मैंने आपको पढ़ा है, लेकिन अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूँ। ये था आपके नेहरू ने जो उद्देश्य का रखी थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में इसका उल्लेख किया गया था। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में, जिसका उल्लेख मिलता है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 तक। किसी को गाना गाने का शौक है, तो अगर वो गाना गा रहा है तो वो गाने भी ऐसे बनाए कि उसका पढ़ाई से लिंक हो जाए। जैसे कि अगर आप नदी पढ़ रहे हो, गंगा नदी, तो एक गंगा नदी पे कई गाने बने हुए हैं, तो गंगा नदी के किनारे जो आपके है अयोध्या नगरी है, जो प्रयागराज जो बसे हुए हैं, वो अगर उनको देखा जाए तो प्रयागराज जो बसा हुआ है उस पर कई गाने बने हुए हैं। आप अगर उनका मनन करते हो, अगर आप उनको खुद से लिंक करते हो, तो भी ये पढ़े इतना बोझ नहीं बनेगी। आप उसको लिंक कर दो। जैसे विशेष बात ये होती है कई लोगों की जो घूमने फिरने की जो फितरत होती है, मैं उनको विशेष रूप से ये बता दूं कि आप जहाँ भी जाओ, ठीक है, आप जहाँ गए हो या आप इन फ्यूचर जहाँ भी जाओगे, पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने मेहरानगढ़ की हिस्ट्री पढ़ ली है और आपने मेहरानगढ़ का जो चामुंडा माता मंदिर है वो देखते ही बता देगा यहाँ पर 2008 में एक मेवाड़ के जो मारवाड़ की दुखांतिका हुई थी, जिसमें कई लोग जो है वो मारे गए थे। आपने ये बताया, तो मैं बता देता हूँ, ये बातें जो है जो अपने हिस्ट्री में लिखी हुई है वो कोई गाइड को भी पता नहीं होती है। अगर आपने ये कह दिया कि ये चामुंडा माता मंदिर है, इसका निर्माण जोधा ने करवाया था और ये इसकी विशेषता है, ये है, तो जो कईयों के जो साथ में गाइड होते हैं ना, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये बंदा सही बोल रहा है या ये जो भी है ये सही बोल रहे हैं। आप उसकी हिस्ट्री जान लो, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आप जहाँ जहाँ गए हो ना,
अगर आप किताबें पढ़ रहे हो और अगर आपके वो चीज़ें अगर आ रही है, अगर मान लीजिए लिखा गया कि आगरा का ताजमहल, तो उस जो कॉपी है उसको वहीं पे स्टॉप कर दो 2 मिनट के लिए और उस उन सब चीज़ों को याद करो जो आपने वहाँ पर देखी थी। जो जैसे आपने आगरा का ताजमहल का देखा है, ताजमहल का जो जो नक्काशी है वो देखी है, बाहर जो झील टाइप जो झरना टाइप लगा हुआ है वो देखा है, वहाँ पर जो सीढ़ी है वो देखी है, उसका जो चार दीवारी है वो देखी है, उसका जो पथ देखा है, उसको आप 2 मिनट के लिए होल्ड करके उसको रिवाइज करो। जैसे आपके आ गया मान लीजिए कुलधरा ग्राम, अगर आप कुलधरा ग्राम में गए हो तो उस कुलधरा ग्राम को रोको और उसको याद करो कि आप वहाँ पर गए हो, तो चीज़ें बहुत जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक होगी और आपको आपका जो माइंड है वो डेवलप होगा। इससे आपका जो IQ लेवल है वो बढ़ जाएगा। फिर अनुच्छेद आता है, सॉरी भाग आता है 13 में अनुच्छेद आता है आपके 301 से 307 तक। 301 से 307 तक हमने देख लिया। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य एवं जो समागम है वो देख लिया। उसके बाद है भाग है 14। भाग 14 में आपके राज्य संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनका उल्लेख जो है वो किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है? तो वो है 308 से 323 तक। अब इसमें एक और जो अनुच्छेद निकल के आता है वो है 315। 315 विशेष क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें UPSC का उल्लेख है। ये काहे है? ये UPSC काहे देते हो? ये UPSC ऐसे इसलिए देते हैं कि आपको कलेक्टर बना रहे हैं, आपको जो है EPFO बना रहे हैं। उसका उल्लेख जो किया गया है वो इसी दौरान किया गया है। इस जो भाग है इसमें किया गया है। भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे किसकी भी तैयारी करो, जो सेवाएं दे रही है वो है संघ एवं राज्य के अधीन और उन सेवाओं का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 308 से 323 के बीच। उसके बाद आता है आपके भाग 15। आपके पास पूर्व नोटिस आ जाता है कि मतदान करना चाहिए, मतदान करो, ये करो, फलाना करो, ढिंगड़ा करो, पूंजड़ा करो। सरपंच के चुनाव एक एक मेंबर को चुन के उठा के लाया जाता है और लेफ्ट जो आपकी जो उंगली है, फर्स्ट उंगली, उस पर ठोक दिया जाता है, निशान ठोक दिया जाता है, आप अपना वोट दे देते हो। तो उसका उल्लेख किया गया है आपके भाग 15 में निर्वाचन। भाग 15 में आपके है वो है निर्वाचन और उसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक। ये हो गया आपके निर्वाचन। निर्वाचन के बाद आता है आपके भाग जो है 15 में 15 से पहले आपके एक जो रह रहा है वो है आपके अनुच्छेद 14(1). क्या रह रहा है? अनुच्छेद 14(1)(14)(a). इसमें आपके न्यायाधिकरण, न्यायपालिका से जो संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है इसमें न्यायाधिकरण में। और उसका उल्लेख है अनुच्छेद आपके जो 323 है, अनुच्छेद 323(a) एंड 323(b). उसके बाद आपके भाग 15 में आपके निर्वाचन का उल्लेख किया गया आपके 324 से 329 तक। ये हो गया आपके निर्वाचन। आपने मत दे दिया, आपने संघ की सरकार बना दी, संघ के अधीन सेवाएं लगा दिया, आपका EPFO में सिलेक्शन हो गया, आपका RPSC में सिलेक्शन हो गया, आप RS बन गए। उसके बाद आपके न्यायाधिकरण हो गया 323(a) और (b). उसके बाद होता है आपने मतदान दे दिया, आपने जो सरकार है वो बना दी है। उसके बाद आता है आपके भाग 16। भाग 16 ये कहता है कि कुछ जो क्षेत्र है उनके लिए विशेष प्रावधान, कुछ क्षेत्रों है तो विशेष प्रावधान, कुछ ये मैं आपको है ना आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो आगे पढ़ाऊंगा उसमें आएगा। कुछ क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान, कुछ क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान, उसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 330 से लगाकर 342 तक। 342 तक कहाँ तक? 342 तक। अब आप संविधान इससे अनुच्छेद से लिंक करो इसको। कैसे? अगला अनुच्छेद आएगा आपके 343 और 343 में आपके भाषा का उल्लेख है। भाग 17 राजभाषा, किसका उल्लेख है? राजभाषा। भाग जो है जो 17 भाग है उसका नाम है राजभाषा। उसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से लगाकर
351 तक। अब 351 में आ गए हैं, भाग हो गए अपने 17। आप इसको वापस लिंक करो, कैसे? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो किस में लगता है? 352 में। 352 में। अब 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अब राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या हुआ? आपातकाल, यानी कि 18वां भाग से संबंधित होगा? आपातकाल से। आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल। और आपातकाल का उल्लेख मिलता है आपके अनुच्छेद 352 से लगाकर 360 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 352 से लगाकर 360 तक है। आपके 18 हो गए। अब अगला भाग आता है आपके भाग 19। 19 में आपके प्रकीर्ण क्या है? प्रकीर्ण, संविधान से संबंधित जो प्रकीर्ण है वो दिए गए हैं भाग 19 में, 361 अनुच्छेद में। वो है आपके प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 361 से शुरू होता है। 361 से लगाकर जो आपके अनुच्छेद है वो है आपके 367 तक। 367 तक। अब 367 आ गए, मैंने कई बार उल्लेख किया इस अनुच्छेद का। 367 के बाद क्या आता है? 368। 368 का मैंने कई बार उल्लेख किया है, और कई बार उल्लेख किया, इसका मतलब कौन सा भाग हुआ? 20वां। 20 बार उल्लेख कर दिया मैंने इसका 368 का, फिर भी आप नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ। 20वां अनुच्छेद जो भाग कहता है वो कहता है आपके संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किससे संबंधित हो गया? संविधान संशोधन से। 368। उसके बाद भाग आता है आपके 21। जो भाग आपके जो 21 है उसमें है आपके अस्थायी प्रावधान। कैसे प्रावधान? अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान। और उसके बाद जो अपना जो अंतिम जो भाग बचता है 22वां भाग, उस 22वें भाग में आपके संक्षिप्त नाम एवं हिंदी अनुवाद। संक्षिप्त नाम एवं हिंदी अनुवाद। क्या है? संक्षिप्त नाम एवं हिंदी अनुवाद। ये आपके उल्लेख करते हैं अनुच्छेद 395 का। इसका उल्लेख है आपके 369 से 363 तक, और ये आपके 364 से 395 तक। और इसी के साथ ये आपके जो है 393 तक बोल रहा हूँ, और ये 393। और इसी के साथ अपने संविधान के जो भाग होते हैं वो होते हैं कंप्लीट। ये हो गए आपके ऐसे ही प्रावधान हो गए 369 से लगाकर 392 तक। उसके बाद संक्षिप्त नाम एवं संक्षिप्त अनुवाद हो गए 333 से 395 तक। अब आप ये सोच रहे हो कि ये 25 कहाँ गया? ये 25 वहाँ गया जहाँ ए जुड़ा है, ये 25 वहाँ गया जहाँ ए जुड़ा है, उसके साथ उसके बाद बी जुड़ा है, ए जुड़ा है, बी जुड़ा है, ए जुड़ा है, बी जुड़ा है। इनको अगर जोड़े तो होते हैं आपके 25, वरना होते हैं आपके 22। अगर देखा जाए तो अनुच्छेद तो 394 ही है, लेकिन आपको 465 भी मिलेगा। 465 कैसे मिलेगा? 465 ऐसे मिलेगा कि इसका उल्लेख जो है वो जैसे वो आगे थे आपके जेड ए वाले बी सी डी ई एफ, वैसे उनको जोड़ा जाए तो अपने जो है वो अनुच्छेद पूरे होते हैं। इसी के साथ अपना जो भारत का जो संविधान है, संविधान के जो 22 भाग हैं वो कल की अनुसूचियों की तरह 22 भाग आज समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में जो संविधान में जो संशोधन है वो। मैं कुछ आपको विशेष संविधान संशोधन बता रहा हूँ और कैसे होता है ये भी बता रहा हूँ। उसके बाद आता है आपके भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। भारत में जो संविधान संशोधन करने के जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? वो तरीके हैं आपके 3 तरीके। तो अपना जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अब संशोधन का अर्थ क्या होता है? संशोधन का अर्थ होता है फेरबदल करना, हटाना, जोड़ना, परिवर्तित करना। क्या है? हटाना, जोड़ना, परिवर्तित करना। ये है आपके संविधान संशोधन।
संविधान संशोधन करवाता है आपके अनुच्छेद 368। कौन करवाता है? अनुच्छेद 368। जम गई है मुझे लगता है। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 इसके अलावा जो उल्लेख करता है वो भारतीय संविधान का जो भाग है 1 और भाग 1 में अनुच्छेद है 2 और 3। अनुच्छेद 2, 3 एवं 368 ये करते हैं भारतीय संविधान में संशोधन। मुझे लगता है कि ये अपनी जो इंक है वो ख़त्म हो चुकी है और इंक ख़त्म होने के चलते आज हम अपनी क्लास को ये ड्रॉप कर रहे हैं और अपना जो कल जो अपना जो टॉपिक होगा, क्योंकि ये इस इंक से ये अपनी क्लास पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इस क्लास को ड्रॉप कर रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन, उसके बाद अब इस भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचे के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसका जो भारत एवं संघ क्षेत्र, भारत का संघ क्षेत्र। कल अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। आधारभूत ढांचा, फिर भारत का संघ क्षेत्र और भारत का एकीकरण, ये 3 बिंदु हम कल पढ़ेंगे। और ये जो चौथा बिंदु है संविधान संशोधन, इसको भी हम कल कंटिन्यू करेंगे। संविधान में संशोधन पढ़ेंगे, आधारभूत ढांचा पढ़ेंगे, भारत का संघ क्षेत्र पढ़ेंगे और एकीकरण, भारत का एकीकरण भी पढ़ेंगे। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो आप आवश्यक रूप से इसको पढ़ के आए ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। और जो चीज़ आपको, जो बिंदु आपको समझ नहीं आया उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज करें। इसी के साथ हम अपनी इस क्लास से लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।